देखिए लास्ट लेक्चर में अपन ने डेप्रिसिएशन चैप्टर शुरू किया था। क्या था उस चैप्टर में कि सर कोई भी असेट होती है उसकी वैल्यू जो कम होती है तो उसको अपन बोलते हैं डेप्रिशिएट करना। क्या बोलते हैं उसको? उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जैसे आपने देखा कि टाइम हो गया किसी चीज को, या यूज किया, या वेंटर किया, या कुछ और चीजें हुई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो उन सबकी वजह से क्या होता है बेटा, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम। जब वो कम होती है और अगर हम उसको कम वैल्यू पे नहीं दिखाते हैं तो कुछ हमने चीजें देखी थी कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बराबर नहीं दिखा रहे हो, आप करेक्ट इनकम नहीं निकाल रहे हो, वो सब चीजें होती है। वो ऑब्जेक्टिव भी देख लिया अपन ने। उसके बाद में डिफरेंट टाइप के मेथड्स देखे अपन ने। अब डिफरेंट टाइप के मेथड में कौन सा देखा? सबसे पहले सबसे प्यारा एसएलएम। इसे प्यार से ओरिजिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? उसमें क्या होता है कि जो जितने में लिया होता है, जो ओरिजिनली जितने में लिया होता है उतने पे उसके ऊपर अपन डेप्रिशिएट चार्ज करते हैं। तो मान लो 1 लाख में मैंने असेट ली है तो 1 लाख के ऊपर 10% है, तो 1 लाख के ऊपर 10% होगा 10,000। नेक्स्ट ईयर में भी 1 लाख के ऊपर ही 10% होगा और थर्ड ईयर में भी 1 लाख के ऊपर ही होगा। तो एट द एंड में तुम्हारा जो डेप्रिशिएशन हो रहा है वो किस वैल्यू पे हो रहा है? 1 लाख के ऊपर ही हो रहा है। दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं क्योंकि एट द एंड में तुम्हारा डेप्रिशिएशन एवरी ईयर इक्वल रह रहा है, 10 10 10 10 रह रहा है, बराबर है। इसके लिए इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, या एसएलएम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। तो ये 3-4 नाम है। तो एग्जाम में निक नेम पूछ ले, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन बाय द इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, तो ऐसा डरने का नहीं, ये तो पढ़ाया नहीं सर ने। दैट इज योर एसएलएम मेथड। थोड़ा दिमाग चलाना, इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल डेप्रिसिएशन कहां पे आता है? एसएलएम में। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मैंने बीच में कहीं पे इसको यूज किया है तो ऐसे वाले केस में जो 12 महीने का डेप्रिसिएशन होता है उसको डिवाइड बाय 12 कर लेंगे और इनटू जितना महीने यूज किया उतने महीने का डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। दैट इज अ सिंपल वे। चलो उसके बाद में हमने देखा डब्ल्यूडीवी मेथड। उसमें क्या होता है, जो डब्ल्यूडीवी होता है, डब्ल्यूडीवी का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसमें क्या होता है कि जितना कॉस्ट था उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लो तो जो बचा हुआ वैल्यू होगा उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन। तो इसमें क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन होता है वो ऑलवेज चार्ज ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन का मतलब क्या होता है? डब्ल्यूडीवी। तो जैसे मान लो 1 लाख पे लिया तो 1 लाख में फर्स्ट ईयर पे 10,000 का डेप्रिसिएशन आ गया 10% के हिसाब से, तो बच गया 90,000। अब सेकंड ईयर में 1 लाख पे नहीं 90,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 10% 9,000 हो गया। फिर थर्ड ईयर में जो बचा हुआ 81,000 था उसके ऊपर होगा। इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन कम होता है, पहले 10 फिर 9 फिर 8,100 फिर 7,200 इस तरह से। तो इसीलिए इसको रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? क्योंकि इसमें बैलेंस कम होता जाता है असेट का। ठीक है, रेड्यूस कंटिन्यू उसके ऊपर होता है, जैसे 1 लाख पे 10 किया 90 आया, 90 पे कम होगा, इस तरह से होगा। ओके, उसके बाद में अपन देखा एक मशीन आर होता है, मशीन आर मेथड। उसमें क्या होता है कि उसकी लाइफ जो होती है ना वो मशीन के आर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो कोई बात नहीं, जितना कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू कर लो, दैट इज अ डेप्रिशिएटेड वैल्यू। इसका डिवाइड बाय टोटल आर्स कर लो, ये टोटल आर्स इतने में चलेगी, इनटू जितना आर्स यूज किया उसके हिसाब से डेप्रिशिएशन निकाल दो। हाँ कि ना? उसके बाद यूनिट प्रोडक्शन मेथड होता है। उसमें क्या होता है, वो आर्स के बदले प्रोडक्शन यूनिट ले लो, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय जितना यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हो वो ले लो, इनटू यस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा, वो सॉरी इनटू जितना यूनिट प्रोड्यूस किया वो ले लो। फिर आता है डेप्लीशन मेथड, वो कोल माइंस वगैरह यूज करते हैं उसमें होता है, तो उसमें जितना आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसके ऊपर आता है। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल एक्सट्रैक्शन ले लो, इतना ले सकते हैं, इनटू जितना एक्सट्रैक्ट ड्यूरिंग द किया वो ले लो। फिर लास्ट में सबसे प्यारा तुम्हारा फेवरेट सम ऑफ डिजिट मेथड। ये थोड़ा टेढ़ा मामला है, इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि जो भी लाइफ असर की रिमेनिंग लाइफ है उसका जो बैलेंस होगा उसके रेशियो में करना है। तो मान लो असर की लाइफ 5 साल है तो 5 4 3 2 1। असर की लाइफ 10 साल है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 के रेशियो में। बस इसके रेशियो में अपन करेंगे। देख लो उसको, देख लो, कभी देखा नहीं होगा बेचारे को। हाँ? बड़े प्यार से देख रहा है तू है? क्या बात है, गड़बड़ है क्या? नहीं है तो ठीक है, चलो डन। इस तरह से चीजें होती है, ये अपन देखा। उसके बाद अपन देखी एंट्रीज। नॉर्मल एंट्री स्टार्टिंग विद द परचेज एंट्री, तो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर कोई खर्चा किया इंस्टॉलेशन पे तो उस पर भी सेम एंट्री होती है, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और यू कैन डू अल्टरनेटिव वे, जिसमें क्या होता है कि अपन जो कॉस्ट लेंगे उसमें इंस्टॉलेशन ऐड करके ले लो। उसके बाद ईयर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। अरे हाँ कि ना?
और वो डेप्रिसिएशन कहाँ पे ट्रांसफर होता है, P&L में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट में असेट तो एक बार ही परचेज होती है वो असेट, तो अब डेप्रिसिएशन और P&L में एंट्री ट्रांसफर करनी है एवरी ईयर, जब तक उसको बेचते नहीं है तब तक एवरी ईयर वो एंट्री ट्रांसफर करते जाओ। अब इसका लेजर पोस्टिंग भी बताई थी, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो असेट में टू बैंक आएगा, बाय डेप्रिसिएशन आएगा, और फिर बचा हुआ बैलेंस होगा जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, फिर वो ओपनिंग बैलेंस बनेगा, फिर वापस डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फिर क्लोजिंग हो जाएगा, फिर ओपनिंग बनेगा, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फिर क्लोजिंग हो जाएगा, ये चलता रहेगा। और डेप्रिसिएशन का जब लेजर बनेगा तो उसमें आएगा टू फिक्स असेट और बाय P&L, टू फिक्स असेट बाय P&L, टू फिक्स असेट बाय P&L, खत्म। इतना अपन ने किया था, और इसके ऊपर कुछ इलस्ट्रेशन भी किए थे, आई गेस 1 से लेकर 6 तक। डन। इतना अगर आप घर पे पढ़ के आए हो और किसी को इतने में कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हो। अच्छा, कितने लोगों ने ईमानदारी से घर पे ये वापस रिवाइज किया था, पढ़ा था ईमानदारी से? बस इतने लोग हैं, बाकी लोग क्या मुहूर्त देख रहे थे क्या ऐसा? नहीं नहीं मैं थोड़ा अच्छा ऐसा करूंगी, मैडम क्यों नहीं पढ़ा, याद नहीं आया, तो बिजी थे, तो ऐसे ही। अरे पढ़ो, फिर कब पढ़ोगे? ये चैप्टर वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर में आता है, मैं पहले बोल देता हूं। सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में अगर कोई टॉप 3 चैप्टर निकाले जो टफ वाले होते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन होता है, ये मैं पहले बोल देता हूं, ठीक है? तो अगर आपने इसमें प्रैक्टिस नहीं की है तो तुम्हारी बैंड बजने वाली है। अभी तक जो पढ़ा वो इजी वाला पार्ट था, अभी वाला डेंजर वाला पार्ट शुरू होगा आज। तो आप इसमें मजाक मस्ती ले रहे हो चैप्टर को तो दिक्कत हो जाएगी। अब तुम सर क्या है ऑप्शन में छोड़ देंगे, अबे नहीं छोड़ सकते, पता है क्यों? ये चैप्टर के साथ में ऐसा क्वेश्चन आएगा जो तुमको आता होगा। अरे भाई इसके 2 पार्ट होते हैं, मान लो 20 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो ए और बी पार्ट होंगे ना, तो ए वाला पार्ट मान लो BRS का है और बी वाला पार्ट इसका। BRS तुमको आता अच्छे से, तुमको लगा 10 मार्क आएंगे, पर 10 मार्क जाएंगे भी अगर ये नहीं किया तो इसके साथ में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो ऐसे आएंगे जो एकदम ईजी होंगे, लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, BRS हो गया, फिर तुम ऐसा हंसत पे आके बोलोगे कि यार 10 तो आगे बढ़ 10 चले गए। तो इसको आप ऐसे हल्के में मत लेना, क्या बोला, समझ में आया? और कई बार तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही आता है। समझ में आया? तो बैंड बजाने वाला है ये भैया, ये तो ध्यान में रखना, इसको आप ऑप्शन में छोड़ने की गलती ना करें। ये आगे भी आपके सीए इंटर, सीए फाइनल में भी इससे लिंक चीजें मिलती रहेगी, ये पीछे छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है फिक्स असेट पे, और हर कंपनी में फिक्स असेट होती है और हर कंपनी में डेप्रिशिएट करना होता है। तो मोटा मोटी आपको ये लाइफ में हर जगह पे मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप है, वो लाइफ में हर जगह पे नहीं मिलेगा। एनपीओ है, वो लाइफ में हर जगह पे नहीं मिलेगा, वो तो बाय चांस तो इसे एनपीओ में लग गया तो अलग बात है, अदरवाइज थोड़ी मिलेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज लाइफ में हर जगह पे नहीं मिलेगा, बिल तो आधे खत्म हो गया भाई, बट डेप्रिसिएशन ऐसा जो लाइफ में हर जगह पे मिलेगा। चाहे तू छोटी कंपनी में काम कर, चाहे तू बड़ी कंपनी में काम कर, हर जगह पे ये चीज आने वाली है। तो इन प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को आप ऑप्शन में छोड़ने की गलती ना करें, ठीक है? मेरा सजेशन ये रहेगा, बाकी तुम्हारी इच्छा। चलो, अभी तक हमने जो देखा वो एकदम नॉर्मल चीजें थी, लाइफ में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, हमने किया भी है। अब थोड़ा और एडवांस वर्जन देखते हैं। इसमें क्या होता है, असेट जो है क्या हम लाइफ टाइम अपने पास में रखते हैं, एंड तक उसको घिसते हैं पूरे, कि बीच में बेच सकते हैं? भाई तुमने एक कार ले ली तो जरूरी उस कार को तुम लाइफ टाइम चलाओगे? 3 साल हो गए, तुमको लगा यार मजा नहीं आ रहा है, अब फैमिली बड़ी हो गई है, पहले 4 लोगों के लिए हिसाब से लिया, अब 6 लोग हो गए हैं, बराबर ना? अबे गलत ही सोचते हो ना, लाइक भाई की शादी होगी, बहन की शादी होगी, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे हाँ कि ना? तो बहन की शादी हुई तो जीजा भी तो आएंगे ना अंदर, बस ठीक है। हाँ, बच्चे बच्चे भी तुम्हारे हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब क्या हुआ, नहीं होंगे? ऐसे ऐसे देख रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो क्या आप कार को एंड तक यूज करोगे, बीच में बेच दोगे? एक मशीन लेके आ गए जो 1000 मान लो पानी की बोतल एक दिन में निकालती है, तुम्हारे पास में ऑर्डर आने लग गया बड़े बड़े, दिन के 10,000 बोतलें चाहिए। अब तुम उस मशीन को देख रहे हो, बोला इससे तो मैं कल्याण हुआ,
एक काम करो, इसको बेच दो, नया मशीन बड़ा वाला ले लेते, कुछ तो पैसा मिलेगा, तो इसको बेच दिया, नया मशीन लेकर गए, तो ये तो गया ना, बीच में चला गया। क्या बोला, समझ में आया? ये अपना एसी है, बार बार खराब हो जाता है, तो मजा नहीं आता। अब दिमाग चलाया, इसको बेच डालो और नया एसी ले लेते, अच्छी कंपनी का। ये भी कंपनी अच्छी थी बट इतनी अच्छी निकली नहीं, तो हमने बोला एक नया एसी लेते दूसरी कंपनी का, तो इसको हमने बीच में बेच दिया। तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? अच्छा, कई बार जरूरी नहीं हम बेचे, कभी वो चीज बीच में खराब भी हो सकती है। एसी है, तुम पूरे दिन टिक 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 करते रहते हो, बोला मैं तो दम तोड़ेगा, मैं तो दम तोड़ेगा। क्या बोलता है? मैं तो, हमको लगा 10 साल चलेगा, 2 साल के अंदर ही तुम्हारे बैच आया, बोलता मैं तो दम तोड़ेगा, मुझे रहना ही नहीं है इन लोगों के साथ में, मैं तो मरेगा। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसने हवा देना बंद कर लिया, लाइट करना बंद कर लिया, सब बंद कर लिया। अब बोला मुझे फेंक दो बाहर, वो कबूल है, बट इनके साथ रहना कबूल। तो अब देखो, ये हमारा डिस्पोजल हो गया, कुछ काम का नहीं रहा। ये प्रोजेक्टर था, ये रचित बैठा है, पता नहीं क्या हो गया, गाना लगाया इधर, रचित खड़ा हो गया, डांस करने लग गया। वो भी कौन सा पता है, वो सलमान खान का गाना नहीं था, शर्ट उतार के, वो हाय हाय जवानी, कौन सा है, कुछ तो है ना, हाँ, तो शर्ट वेट उतार के डांस करने लग गया, यूं 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 करते करते सीधा इसे प्रोजेक्ट पे हाथ चला गया और जोरदार मार दिया। हाथ तो इसका पतला है पर दम बहुत है, तो सीधा गया और प्रोजेक्ट यूं का यूं बेचारा नीचे ताड़, अब टूट गया बीच में, अब कुछ नहीं कर सकते हम। रचित ऐसा करना मत, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। तो वो टूट गया भैया, अब टूट गया तो हमारी तो असर गई ना, अब इसको कैसे बुक करेंगे, क्योंकि हमारी असर हमको लगा 10 साल चलेगी, हमने 1 लाख में लिया, अभी तक सिर्फ 20 जगह डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, 80,000 पे दिख रहा है, तो इसने तोड़ दिया, 2-3 गाली दे दी बस, और तो क्या कर सकता हूं मैं, वैसे गाली ले भी ली, बोलता ठीक है सर, आप 80,000 का नुकसान हुआ तो इतनी तो मैं ले ही सकता हूँ। मैं बाद में लास्ट में बोला सर मजा आ गया एकदम डांस करके, वो अलग बात है इसका। अरे क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? अब आप मुझे सोच के बताइए कि इस असेट की फिर मैं कैसे एंट्री पास करेगा, क्योंकि ये तो गया, टूट गया ना। तो आप बताइए, क्या मेरा जो असेट है, क्या वो लाइफ टाइम एंड तक, उसकी लाइफ तक मेरे पास ही रहेगा, कि बीच में बेच भी सकता हूँ या टूट भी सकता है, कुछ हो सकता है ना। तो उसमें कैसे करेंगे, वो उसमें क्या करना चाहिए, वो अपन सीख रहे हैं। हाँ, असेट ट्रेड हो जाएगा, जो भी होगा, मतलब क्या करेगा वो अपन सीख रहे हैं, राइट। मतलब ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, सबसे पहले वो लॉजिकली सोचना, बस वो अपन देख रहे हैं। इसको बोलेंगे सेल ऑफ असेट या डिस्पोजल ऑफ असेट, क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, सेल मतलब आपने बेचा, डिस्पोजल मतलब वो टूट गया, फूट गया, खराब हो गया, जो भी है। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं, सेल ऑफ असेट या डिस्पोजल ऑफ असेट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, पहले तो कहानी बताना है, अब तक क्या हुआ होगा पहले वो सोचना है। स्टार्टिंग कहां से हुई, हमने एसेट खरीदी होगी, उसके बाद उसके वो डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, उसके बाद में वापस नेक्स्ट टाइम में डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, और बीच में कहीं पे टूटी होगी। ऐसा हुआ होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अच्छा कहां जरूरी का एंड में तक पहुंचे, कभी कभी हमने ली और 2-3 महीने में ऐसा हो गया, खराब हो गई, वो भी हो सकता है। तो पहले तो जिस दिन ये कांड हुआ, मतलब खराब हुई या बेचा, पहले उस दिन का वैल्यू निकालना है। हाँ, उस दिन का बुक वैल्यू निकालना है। अब उस दिन का बुक वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, कहानी शुरू से सोचना है। सबसे पहले हमने परचेज किया होगा, क्या किया होगा, तो वो तो एंट्री तुमको पता है, एट द टाइम ऑफ परचेज। क्या एंट्री होती है एट द टाइम ऑफ परचेज? फिक्स असेट अकाउंट डेबिट। हाँ ठीक है, बस 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 होशियार हो गए तुम लोग। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ असेट से एंट्री पास होती है, इंस्टॉलेशन का खर्चा भी इसमें ऐड होता है। नंबर 2, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट, और ये कहां पे ट्रांसफर होगा, P&L में। तो P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन,
तो ये तो कुछ चीजें कॉमन हो गई जो तुम पढ़ते आए हो, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर में देख लो, वापस ये 2 एंट्री होने वाली है। अब एक चीज हो सकती है, तो मैंने इसको अगले साल ही बेच दिया या अगले साल के बाद में बेचा। अगर अगले साल के बाद में यानी थर्ड ईयर में बेचता हूं तो सेकंड ईयर की वापस डेप्रिसिएशन और पीएल की सेम एंट्री करनी है। पर अगर मैं बोल रहा हूं मैंने बीच में ही बेच दिया, मान लेते हैं सेकंड ईयर खत्म होने से पहले ही बेच दिया, जैसे मैंने लिया 1 अप्रैल 2011 को, फिर 12 पूरा हुआ, 13 में बेच दिया सपोज करो, और बीच में बेच दिया, तो मैंने क्या बोला, जिस दिन तुमने बेचा है पहले उस दिन की वैल्यू निकालनी है। अब जिस दिन बेचा है उस दिन की वैल्यू निकालनी है, तो जितना महीना आपने इस साल यूज किया उतने महीने का डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करना पड़ेगा। तो पहले तो उतने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है जितना महीना आपने यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे वो डेप्रिसिएशन की एंट्री तो तुमको पता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट, ये उतने महीने का डेप्रिसिएशन हो गया जितना महीना तुमने यूज किया। सपोज करो मैंने 8 महीना यूज किया है, तो 8 महीने का डेप्रिसिएशन ये आ गया। इससे क्या हुआ पता है, उस असेट की वैल्यू आज की वैल्यू के बराबर आ गई, मतलब आज का जो बुक वैल्यू का उसके बराबर आ गई। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, इससे पहले वो उसका आंसर तुम देना। मैंने आज कौन सी डेट है, क्या 2 जुलाई, मैंने 2 जुलाई को एक मोबाइल फोन 1 लाख में लिया, 1 लाख में, ठीक है। एक नया आईफोन लिया अपन ने 1 लाख में, कितने में लिया, 1 लाख में लिया, कितने में लिया, 2 जुलाई को। अब अभी चल रहा है 2025 और 2 जुलाई 2026 को मैंने वो आईफोन बेच दिया 1 लाख में। तो आपको बताना है मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ कि नो प्रॉफिट नो लॉस। गलत जवाब, मुझे पता तुम ये बोलोगे। क्या मैंने 1 साल इसको यूज नहीं किया, क्या मैंने उसको यूज किया कि नहीं किया, तो मुझे फायदा हो गया ना भाई। मैंने 1 लाख में लिया, मैंने 1 साल उसको यूज किया, फिर 1 लाख में बेचा, तो जिस दिन बेचा क्या उसकी वैल्यू 1 लाख होगी कि कम होगी, पर मैंने 1 लाख में बेचा तो मुझे गेन या लॉस, फायदा हो गया ना। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, जिस दिन आपने बेचा है पहले उस दिन का वैल्यू निकालना है। और उस दिन का वैल्यू कैसे निकालोगे, उतने महीने का डेप्रिसिएशन, जितना यूज किया उतने महीने का डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज करके। क्या बोला, समझ में आया। अब लास्ट ईयर तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है डेप्रिसिएशन, तो इस साल का चार्ज होना बाकी था, तो इस साल का जितना महीना मैंने यूज किया उतने महीने का डेप्रिसिएशन यहां पे चार्ज कर लेंगे। तो एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। इससे क्या होगा, उसकी वैल्यू आज की वैल्यू के बराबर आ गई। अब जब हम बेचते हैं एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारे पास में आया होगा पैसा, तो पैसा आता तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ये होगा अमाउंट रिसीव से, जितना पैसा मिला है। असेट जा रही है तो टू फिक्स असेट, ये होगा तुम्हारा जो वैल्यू दिख रहा है बुक वैल्यू से, किससे होगा, बुक वैल्यू का मतलब होता है आपने डेप्रिसिएशन वैल्यू। तो मान लो मैंने 1 लाख में लिया होगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा 10,000, तो बच गया 90,000। बट इस साल भी मैंने यूज किया तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ 5 जगह, तो अब ये बुक वैल्यू हो गया 85। तो आप क्या बोल रहे हो, 85 की आइटम को हमने बेचा, अब या तो ज्यादा पैसा मिला, कम मिला कि इक्वल मिला, इक्वल मिला तो बात खत्म, 85 सब खत्म हो गया। अब दूसरा ज्यादा पैसा मिल गया तो बैंक में 90,000 आ गया, बट इधर 85 आया, तो प्रॉफिट हो गया लॉस हुआ। और प्रॉफिट क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, तो ये आ गया टू प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। ये ट्रांसफर होता है पीएनएल में, कहां पे ट्रांसफर होता है, ठीक है। या फिर 85 की आइटम को 80 में बेच दिया, तो बैंक में 80 आया, यहाँ पे 85 आया, 5 कम पड़ गया डेबिट में, तो डेबिट कर लेंगे, इसे बोलते हैं लॉस, और लॉस डेबिट होते हैं, लॉस ऑन सेल अकाउंट, ये भी पीएनएल में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा बैलेंसिंग फिगर, क्या होगा बेटा ये, तो ये प्रॉफिट या लॉस जो होगा दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना है कि ये जो बैलेंसिंग फिगर आया है ये एक ही हो सकता है, या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। एक ही चीज पे प्रॉफिट और लॉस कैसे हो सकता है, तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों में से एक आएगा, तो इसके लिए मैं स्टार कर देता हूं, इसके ऊपर स्टार मतलब एक ही आएगा।
तो बैंक में जितना पैसा आया वो बैंक में लिखो, असेट की जो डेप्रिसिएशन के बाद में जो वैल्यू होती है वो टू फिक्स असेट लिखो, और बचा हुआ डिफरेंस या बैलेंसिंग फिगर डाल दो। अब डेबिट हुआ तो लॉस और क्रेडिट हुआ तो गेन, बस इतना ही था। अब असेट गई, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया। बोलो यहां तो किसी को डाउट है तो आप बोल सकते। तो इसका मतलब बाकी सब तो एंट्री तुमने सीखी हुई है, सिर्फ ये सेल की एंट्री सीखनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, और जो डिफरेंस होगा वो गेन या लॉस। और मैंने पहले बोला जब आप टू असेट लिख रहे हो तो उस दिन की बुक वैल्यू निकालनी, उस दिन की जिस दिन बेचा है। तो और बीच में कुछ महीने यूज किए तो पहले उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना, उसके बाद उसकी एंट्री पास करना। अरे हाँ कि ना? चलो कॉपी करो, हेडिंग डालिए, नया पेज लीजिए, हेडिंग डालिए सेल ऑफ असेट या डिस्पोजल ऑफ असेट। डेप्रिसिएशन फॉर द नंबर ऑफ मंथ यूज्ड इन करंट ईयर, मतलब यहाँ पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, जितना महीना आपने यूज किया है फिर तो बेच दिया ना। तो मान लो 3 महीने यूज किया तो 3 महीने का, 4 महीने यूज किया तो 4 महीने का। हेडिंग हो गई है, मतलब किस चीज का अपन लिख रहे हैं ना वो वाला।
तो हम इसके लेजर पोस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर हमने एंट्री पता है हमको, तो आपको पता है जैसे फिक्स एसेट अकाउंट बनता है तो उसमें टू बैंक बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस, टू ओपनिंग बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन, यहां तक एंट्री हो चुकी है। अब बेचे तो बाय बैंक आएगा। अब जो डिफरेंस होगा वो गेन या लॉस हो गया, तो लॉस हो तो बाय में और गेन हुआ तो टू में, खत्म। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल दिखा देता हूं क्योंकि बुक में तो डायरेक्ट हाई लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पहले मैं छोटे छोटे एग्जांपल कराता हूं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर अपन वो बड़े लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, बाकी अभी चलो जल्दी करो। चलो हुआ, एग्जाम्पल कर रहे हैं अपन बेटा। ठीक है, WD भी ले रहा हूँ, SLM तो इजी होती है, थोड़े सा WD भी लेते। ठीक है, हाँ चलो अब कैसे बनाएंगे, लेजर बनाना है। एंट्री पहले सीखते हैं। पहली एंट्री होती है परचेज की मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, वो तो पता है ना। तो चलो मशीन अकाउंट बना रहा हूं मैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग आपको पता है तो मैं लेजर की फॉर्मेटिंग वो नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। ठीक है, 1 अप्रैल 2025, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बराबर है 1 लाख रुपया। अभी हमने कोई बेचा नहीं है तो ईयर एंड में हमने इसको पूरा यूज किया है, तो ईयर एंड इज 31 मार्च 2024 था ये, 31 मार्च 2025 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब हमको पता है डेप्रीशिएशन स्टार्टिंग में तो 1 लाख भी लगेगा, 1 लाख के ऊपर 10% बेटा कितना होता है 10,000। चलो अब ईयर एंड में इसका बच गया बैलेंस, बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना बच गया बेटा 90,000। बताओ भाई यहां तक किसको डाउट है। अब अगला दिन आया 1 अप्रैल 2025, दैट बिकम ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 90,000। अरे चिरकुट क्या बात कर रहे थे। चलो ये बड़ी हंसी आई। हाँ और किसको, तो मतलब ये चीजें ऐसे यहाँ पे ही करते हो कि घर पे भी ऐसे ही करते हो, बचपन से ऐसे हो, कभी हुए हो। घर वाले बाहर लेके जाते हैं विराट से बाहर। 1 जुलाई ठीक है, अब मैंने पहले ही बोला जितना महीना आपने यूज किया उतने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, तो 1 जुलाई 2025। अब क्या होगा, अब जो डेप्रिसिएशन होता है WDV में होता है, जो बैलेंस होता है ना उसके ऊपर लगता है। तो बैलेंस कितना था 1 लाख था कि 90,000 था, तो 90,000 पे आएगा, 90,000 इंटू 10%। पर दिक्कत ये कि पूरे साल का होता है और हमने तो पूरे साल यूज ही नहीं की है, हमने यूज किया अप्रैल मई जून, जुलाई भी नहीं बेटा। 1 तारीख को ही बेचा है और कोई चीज 1 तारीख को दे दी है तो कैसे आप लोगे, क्या बोले समझ में आया। अरे भाई तुम्हारी फीस ड्यू थी सपोज करो 1 जुलाई को, ओके, और आपने 1 जुलाई को पेमेंट कर लिया, तो क्या लेट किया कि बराबर किया, बराबर किया। अब मान लो तुम्हारी फीस ड्यू थी 31 मार्च को,
बट तुमने पेमेंट 1 जुलाई को किया, तो तुम बोलो सर देखो मेरा अप्रैल का नुकसान हुआ, मई का हो गया, जून का हो गया, मैं बोला जुलाई भी, अरे क्या सर 1 तारीख आज ही तो दी है, अभी तो पूरा महीना बाकी है। तो कितना महीना हुआ? 3 महीना। तो इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कर लो, कितना आया? 2250। तो अगर 90,000 में से 2250 चला गया तो ये आज की वैल्यू हो गई, कितना होता है करो। हाँ, अब इस आइटम को अपन ने बेच दिया तो बाय बैंक, इसमें जितना पैसा मिला बैंक में हमेशा जितना पैसा मिला वो आता है। तो बताओ कितना पैसा मिला है? 87,000। अभी तुमने मुझे कुछ वैल्यू बोला था, अरे पैसा हमने बेचा तो 87,000 में ना, और हमारी वैल्यू थी 87,750। अब लॉजिकली सोचिए 87,750 को हमने 87,000 में बेच दिया तो लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? मैंने बोला भी तो बैलेंसिंग फिगर भी आता है, तो चेक करो 90,000 में से माइनस करो तो बैलेंसिंग फिगर भी इधर ही आ रहा है, बाय लॉस ऑन सेल। ठीक है, ये पेनल में ट्रांसफर होगा, कितना आया? 750। और ये देखो ये हो गया टैली। टैली होना चाहिए ना, क्योंकि असेट नहीं थी तो उसका बैलेंस भी नहीं होना चाहिए, एक ही असेट थी तो उसका बैलेंस भी नहीं होना चाहिए था। खत्म। बोलो किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते, पक्की बात है। चलो कॉपी कर लो फटाफट। ब्रांड न्यू क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, एग्जांपल नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, राम परचेज मशीन ऑन 1 अप्रैल 2024 फॉर रुपीज 1 लाख एंड सोल्ड दिस मशीन ऑन 1 जुलाई 2025 फॉर रुपीज 90,000, डेप्रिशिएटेड 10%, लीजिए बनाने का है। तो आपने खरीदा, टू बैंक आ गया 1 लाख, बाय डेप्रिशिएशन आ गया, बाय बैलेंस आ गया, फिर ओपनिंग बैलेंस हुआ, 3 महीना यूज किया, उसका वैल्यू आ गया। बट इस बार क्या हुआ है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। इस बार हमको जो पैसा मिला है वो मिला है 90,000। तो अगर 87,750 कैसे आया? 90,000 में से 2250 माइनस किया, तो अगर 87,750 का वैल्यू होता है और 90,000 मिल रहा है तो गेन होगी लॉस? गेन। और गेन कहां पे आएगा? 2 की बाय 2, लॉस बाय में तो गेन कहां पे? 2 में, तो ये 2 आ गया। 2 गेन ऑन सेल, ये प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो गया। कितना गेन हुआ? गेन हुआ चेक करो, 90,000 में से माइनस करो, वेरी। तो चलो थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 91,000 बस। हाँ, तुम बाद में दिक्कत करोगे सर सेम सेम कैसे आया, और उसका भी कोई लॉजिक होगा, ऐसा नहीं, सिंपल। कितना आया? 3250। अच्छा, ये बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो आप, बराबर ना भाई। अपने पास 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन है, अपने पास बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैंक है, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 2 में। इसका मतलब लॉस होता तो बाय में आता है, गेन होता तो 2 में आता है, सिंपल कॉन्सेप्ट। चलो नया क्वेश्चन कॉपी करो फटाफट। चलो हो गया ये था एग्जांपल नंबर 2। मतलब एग्जांपल 1 और 2 में हमने गेन एंड लॉस दोनों देख लिया, बराबर है। तो गेन हुआ तो इस तरह से होगा, लॉस हुआ तो इस तरह से होगा। मान लो ये 4 साल के बाद में बेचता, सपोज करना, तो 4 साल तक यही प्रोसेस चलता है, ये वाला ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस चलता रहता। फिर 4 दिन में आता, इसलिए जब सेल होगा तब बाय बैंक आएगा, और जो गेन हुआ तो 2 में आएगा, और जो लॉस हुआ तो बाय में आएगा। इतना तुमको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक खासियत थी कि मैंने जो सिंपल रखा है, इसका मतलब मैंने सिर्फ एक ही मशीन अज्यूम की है। अब रियल लाइफ में जैसे मान लो मेरे पास एसी है, तो जब मैं एसी का लेजर बना रहा हूं तो मेरे पास में एक एसी होंगे कि ज्यादा होंगे? देख लो, इधर 2 तो इधर ही है, 2 इधर है, एक उस लाइब्रेरी में है, 2 वो क्लासरूम में, एक ऑफिस में है। ये तो अब ठीक है, ये तो डिस्पोज हो चुके हैं। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? तो जब मैं लेजर बनाऊंगा तो क्या मैं 6 एसी का अलग अलग लेजर बनाऊं? इतनी मेहनत करूं? तो सबको मिला के एक ही लेजर बनाएंगे भैया। क्या बोला, समझ में आया? क्योंकि एसी डेप्रिसिएशन की रेट तो सब में सेम ही होगी, तो हम 6 लेजर न बना के एक ही लेजर बनाएंगे। अब जब मैं किसी एसी को बेचता हूं या खराब होके वो टूटता है या फूटता है या जो भी डिस्पोज होता है, तो क्या वो सब साथ में होंगे कि अलग अलग हो सकते हैं? जैसे ये एसी खराब हो गया तो इसका ही करूंगा ना। अब लेजर हमने सबके साथ में बनाया, बट मुझे सिर्फ इसको अलग करना है। अब कैसे करना है ये समझना पड़ेगा। क्या बोला, समझ में आया तुमको?
एंट्री समझो पहले, जैसे मान लो मैंने सबसे पहले ये एसी परचेज किया, इसकी एंट्री थी एसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बराबर है। फिर 3 महीने बाद वो एसी परचेज किया तो उसकी एंट्री की एसी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ईयर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो बाय डेप्रिसिएशन, दोनों का जितना महीना यूज किया दोनों के डेप्रिसिएशन को ऐड कर लो, फिर बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब 2 बार बाय डेप्रिसिएशन ऑन एसी 1 और बाय डेप्रिसिएशन ऑन एसी 2 ऐसे लिखने से मतलब फिर तो 6 एसी का बाय डेप्रिसिएशन 6 बार लिखना पड़ेगा, इससे 6 लेजर बना देता। तो क्या करना चाहिए मुझे, टोटल अमाउंट लिखना चाहिए ना, पर जब बेचूंगा तो दिक्कत होगी कि उसमें से किसका कितना वैल्यू था वो पता चलेगा। हम क्या करेंगे, पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद इसको एंट्री को सॉल्व करेंगे। बट अगर मैं वो बताऊं तुमको, डिफिकल्ट वाला पार्ट बताऊं, उससे पहले तुमको ये वाला दिमाग में बिठाना चाहिए, मतलब लेजर बनता कैसे है ये दिमाग में बिठा दो। सबसे पहले असेट परचेज करते हो, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, फिर असेट परचेज तो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इस साल में जितने भी असेट परचेज किए सबका असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक उसकी डेट पे आ गया। ईयर एंड में बाय डेप्रिसिएशन आएगा और बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा, फिर दैट बिकम ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, फिर बाय डेप्रिसिएशन आएगा, फिर बाय बैलेंस आएगा। अगर मान लो बीच में बेचता हूं तो बेचने से पहले जितना महीना यूज किया उतने महीने का बाय डेप्रिसिएशन आएगा और फिर बाय बैंक आएगा। फिर अगर उस पर लॉस हुआ तो बाय में आएगा और सुबह गेन हुआ तो 2 में आएगा। बस ये तुम्हारे दिमाग में सबके होना चाहिए। अभी मैंने अब बता दिया, पूरे चैप्टर में बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार वापस देखो इधर क्या हो रहा है, दिमाग में होना चाहिए। चलो देख लो, समझ लो, कुछ डाउट है तो बताओ। देख लो, समझ लो, सोच लो, बातें मत करो। हाँ हाँ, बट जब पीएल में ट्रांसफर करते हो उसका इफेक्ट इस अकाउंट में नहीं आता है, वो डेप्रिसिएशन में आ जाएगा। यस, जब आपने बीच में खत्म कर लिया मान लो तो पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ, एट द एंड ऑफ द ईयर में आप प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर लोगे, ठीक है। और क्लियर है मामला, ठीक है। चलो फिर अब अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब मैं जो पढ़ाऊंगा ना ऐसा समझना एग्जाम में सब वही आने के चांसेस है। अब तक जो अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो मतलब आने, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते भाई, नहीं ये तो बुक में क्यों दे रखा है, चांसेस कम है, चांसेस समझते हो, वैसा है। A firm purchased on 1st Jan 2020 certain machinery for 5,82,000 and spent 18,000 on its erection. Erection मतलब फिटिंग, ठीक है, इंस्टॉलेशन जिसे प्यार से बोलते हैं। On 1st July 2020, another machine for 2 lakh was required. On 1st July 2021, the machine purchased on 1st Jan 2020 become obsolete, was auctioned for 3,86,000. And on the same date a fresh machine was purchased at a cost of 4 lakhs. Depreciation was provided for annually on 31st December at the rate of 10% per annum on WDV, written down value, repair machinery account. पहली चीज इसमें कैलेंडर ईयर है, जैन टू दिसंबर। वो क्वेश्चन जो बोलेगा वो मानना है, क्वेश्चन साइलेंट है कुछ नहीं बोलता है तो ऑलवेज अज्यूम अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर। अगर क्वेश्चन बोलता है तो ही अपने को क्या मानना है, कैलेंडर ईयर, जैन टू दिसंबर, ठीक है। अब दूसरा बात बताओ कितनी मशीन टोटल है इसमें अपने पास, क्वेश्चन पढ़ के बताओ कितनी मशीन है अपने पास में। 3। पहली मशीन ये वाली जो अपन ने परचेज की, दूसरी ये वाली, तीसरी में हमने इसको बेच दिया और एक नई मशीन परचेज कर ली ये वाली। तो टोटल वी हैव 3 मशीन, जिसमें से 2 एंड में रही है, एक बीच में बेच दी है, ठीक है। अब तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप लोग 3 लेजर बनाओ अलग अलग, 3 मशीन और 3 अलग अलग लेजर। क्या बोला, समझ में आया? 3 अलग अलग लेजर बनाओ, ये तो ये तुम्हारे पास में ऑप्शन है। या लेजर एक बनाओ, तो क्या अच्छा लगता है, 3 लेजर बना के एक बनाना,
लीजिए एक बनेगा, बट क्योंकि मैं बाद में कंफ्यूज हो सकता हूं कि इसमें क्या हुआ, इसके लिए मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? बट उसमें मैं 3 मशीनरी बनाऊंगा ताकि मैं कंफ्यूज फ्यूचर में ना हो। मैं वर्किंग नोट में 3 मशीन बनाऊंगा, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, ताकि कंफ्यूजन ना हो अपने। क्या बोला, समझ में आया तुमको? बट उसका लेजर एक ही बनेगा। तुम चाहो तो 3 लेजर भी बना सकते हो, बट एग्जाम में वो 3 लेजर बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बहुत टाइम लेता है। फिर पता चला आपने बस यही क्वेश्चन किया, बाकी किया ही नहीं। क्या बोले, समझ में आया? चलो फिर तो मैं सबसे पहले वर्किंग नोट बनाऊंगा। अब मैंने आपको पहले ही बोला है कि यहां पे क्या होगा, 3 अपन नोट बनाएंगे। एक मशीन 3, मशीन 2, मशीन 1, पर एक और कॉलम बनेगा लास्ट में, क्योंकि हमको एट द एंड में मशीन अकाउंट में टोटल लिखना है, तो हम एक और कॉलम बनाएंगे टोटल। तो इसका मतलब मेरे टोटल 4 कॉलम होंगे। क्या बोले, समझ में आया? लास्ट में टोटल वाला। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले मशीन 1, दूसरा मशीन 2, मशीन 3 एंड लास्ट में टोटल। यहां पे पर्टिकुलर करके लिख देते हैं अपन। चलो, अब कहानी की शुरुआत से आप लिखोगे, मतलब स्टार्टिंग विद द डेट। डेट का कॉलम भी होता है, बट जगह नहीं तो मैंने डेट को उधर ही पर्टिकुलर में लिख दूंगा, ठीक है। अभी सुनो, कहानी की शुरुआत से आपको शुरू करना है। पहली डेट है 1 जन 2020, तो अपन यहां पे साइड में लिख देते हैं 1 जन 2020। क्या किया हमने सबसे पहले, तो यहां पे लिख दिया हमने छोटा सा परचेस। अब जो परचेज किया उसको अपन अज्यूम कर लेते मशीन 1 पहली वाली। अब मैंने बोला जो एंट्री होती है वो कॉस्ट पे आती है, तो फाइल 82,000 प्लस 18,000 उसमें ऐड कर लो। तो ये पहली मशीन जो थी वो 6 लाख की होगी। इस डेट पे ये भी मशीन नहीं थी, ये भी नहीं थी, तो टोटल 6 लाख हो गया। क्या बोला, समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट यही है भैया, ये समझ में आ गया तो मैं लेक्चर 2 मिनट में करा दूंगा, तो ये समझना। अब ईयर एंड 31 दिसंबर होता है, उससे पहले उसी साल में हमने एक और मशीन ले ली 1 जुलाई को। वो कितनी के लिए बेटा? चलो भाई, डेट वाइज मैंने पहले ही बोला, डेट वाइज जाना है 1 जुलाई 2020। अनदर मशीन परचेज, बराबर ना? परचेज, तो ये मशीन 2 में लिख देते, कितने में परचेज की? 2 लाख। तो टोटल वी हैव 8 लाख की मशीन अब तक हो गई। अब आगे बोलता है, अब डेट आई 1 जुलाई 21 ना भैया, डेट वाइज जाओ, उससे पहले ईयर एंड होता है 31 दिसंबर 2020। दिसंबर में एंड हो रहा है तो दिसंबर लिख दिया। डेप्रीशिएशन से असेट की वैल्यू कम होती है, तो माइनस डेप्रीशिएशन करना है। क्या बोला, समझ में आया? अब सुनना ध्यान से, डेप्रीशिएशन में यहां पे वर्किंग कर लेता हूं। 6 लाख की मशीन इंटू रेट कितना है 10%, ये तो पूरे 12 महीना यूज हुआ है, तो पूरे 12 के 12 महीना मतलब 60,000 रुपए का डेप्रीशिएशन इसके ऊपर आएगा। बट जो मशीन 2 है 2 लाख रुपए की इंटू 10%, बट इंटू कितना महीना, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना, तो इसके ऊपर 10,000 का डेप्रीशिएशन आएगा। डेप्रीशिएशन से असेट की वैल्यू कम होती है तो माइनस करेंगे। टोटल डेप्रीशिएशन दोनों का मिला कितना हो गया बेटा 70,000, और साल खत्म हो गया। साल खत्म होते हम बैलेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो हम सबसे पहले इधर बैलेंस निकालेंगे, तो ये आ गया बैलेंस। 6 लाख में से 60,000 माइनस कर ले भैया, 5,40,000। 2 लाख में से 10,000 माइनस कर ले, 1,90,000। अब दोनों का ऐड भी कर ले। अब तू चाहे तो ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है, ऐसा ऐसा कैसे भी टोटलिंग मार इक्वल होना चाहिए इधर। तो 540 प्लस 190 इक्वल टू 730, 6 लाख प्लस 2 लाख माइनस 70 इक्वल टू 730, तो बराबर है कैलकुलेशन अब तक। ये समझ में आया तुमको?
यहां तक किसी को डाउट है, कुछ वापस समझना तो बोल सकते हो, पक्की बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सब खेल हुआ है 31 दिसंबर 2020 को, डेट वाइज जाना है। अभी 1 जुलाई 21 आएगा, कौन सा डेट आएगा बेटा? तो यहां पे 1 जुलाई 21 लिख दिया। इस काले दिन पे क्या हुआ? इस काले दिन पे हमने जो पहली मशीन थी 1 जन 21 वाली, जिसको हमने मशीन नंबर 1 बोला है, उसको हमने ऑक्शन कर लिया, बेच दिया, और बेचने पे अपने को 3,86,000 का पैसा मिला। ठीक है? अरे हाँ कि ना? अरे मुन्ना, मैंने बोला जब भी तू बेचेगा सबसे पहले जितना महीना उस साल यूज किया उतने महीने का निकालने का है डेप्रीशिएशन। पहला काम वही करना है बेचने के टाइम पे। तो सबसे पहले अपन डेप्रीशिएशन निकाल देंगे यहाँ पे। ओके, कितने महीने का बेटा? 6 महीने का, तो 6 मंथ। अब ये जो बेचा है उसी मशीन पे करेंगे, बाकी पे ईयर एंड पे होगा, जो बेचा उस पे करना है। तो मशीन नंबर 1 पे, अच्छा WDV मेथड बोला कि SLM बोला है? SLM बोला तो 6 लाख पे लेता, WDV बोला तो 540 पे लेगा। तो 5,40,000 इंटू 10% इंटू कितने महीना यूज किया? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जुलाई में तो बेच दिया, 6 महीना यूज किया, तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 27,000। तो 27,000 का डेप्रीशिएशन भी आ गया, जिससे वैल्यू कम हुआ तो माइनस कर लिया। अरे हाँ कि ना? अब मुझे था 5,40,000 में से 27 माइनस कर ले बेटा, कितना? 5,13,000, ये इसका वैल्यू बच गया। अब 5,13,000 को हमने कितने में बेचा? 3,86,000, बराबर ना? तो ये पैसा आया बैंक में, तो यहाँ पे लिखते हैं सोल्ड, यहाँ पे सेल कर दिया अपन ने, और सेल के तो बैंक में कितना आया वो लिख देते हैं। बैंक में कितना आया बेटा? 3,86,000। तो 5,13,000 में से 3,86,000 का वैल्यू हो गया, कितना हो गया? 1,27,000। ये हो गया लॉस। क्या हो गया? ये लॉस हो गया, हाँ, सेम डेट पे ही। तो अब मुझे बताओ, लॉस से असेट का वैल्यू कम होता है कि बढ़ता है? कम होता है, तो ये इधर से माइनस कर लो 1,27,000 और, तो इसका वैल्यू लास्ट में बच गया 0। तो हम इसको इस तरह से दिखाएंगे, देखो दिखाऊंगा कैसे। 3,86,000 माइनस कर लिया बैंक का, और 1,27,000 ये माइनस कर लिया लॉस का, तो टोटल मिला के वही 5,13,000 मेरा खत्म हो गया। क्या बोला, समझ में आया? अरे हाँ कि ना? अंडरस्टूड? इस तरह से मैंने लिखा 3,86,000 उसका, 1,27,000 इसका। यहां तक बताओ, किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हैं। ये हो गया अपना गेम। कब गेम हो गया? 1 जुलाई को, जब हमने बेचा। ठीक है? किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। अच्छा, मैं इनको देखो यहाँ पे जो सब जस्ट मैंने क्या किया, बैलेंस टोटल मारा है। 5,40,000 में 27 माइनस किया, 5,13 आ गया, 3,86,000 गया, 127 आ गया, बराबर ना? तो मैं इतना टोटल नहीं मारता हूं, मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं, ध्यान से सुनना। 3,86,000 बैंक में आ गया, और बचा हुआ मेरा लॉस हो गया, तो 1,27,000 का मेरा लॉस हो गया। लॉस से वैल्यू कम हो गया, तो ये माइनस कर लिया, तो टोटल देखो इधर से ये टोटल टैली हो गया 3,86,000 और 1,27,000। अरे क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? और ये खत्म हो गया, 0 हो गया। ठीक है? चलो, ये सेल का खेल खत्म हो गया 1 जुलाई 21 को ही। अभी इसी दिन पे हमने एक काम किया है, 4 लाख का मशीन खरीदा है। तो अब क्या करूंगा, जब मशीन खरीदेंगे तो असेट बढ़ती है, तो इसी दिन पे नीचे में परचेज करता हूं। अब ये मशीन नंबर 3 थी बेटा, ठीक है? मशीन नंबर 3 जो थी दैट इज फॉर 4 लाख, तो ये 4 लाख से मैंने बढ़ा दिया, तो ये प्लस हो गया 4 लाख। ये लो भैया। अरे हाँ कि ना? अब इसका ईयर एंड में निकालते। अच्छा, डेप्रिसिएशन उससे पहले करना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन कर लेते हैं पहले। तो सर डेप्रिसिएशन किया था वो तो उसी मशीन का किया था जिसको बेचा है, बाकी का तो ईयर एंड में करना पड़ेगा ना। तो ईयर एंड में 31 दिसंबर 2021 को डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। मशीन नंबर 1 तो खत्म हो चुकी है, उससे तो सारा खेल ही खत्म है, तो भूल जाओ। अब बची मशीन नंबर 2 और 3। 2 जो थी उसका वैल्यू था 1,90,000, 10% का रेट है, और पूरे 12 महीने हमने उसको यूज किया है, उसमें कोई छेड़छाड़ हुई नहीं है। तो बताओ कितना डेप्रिसिएशन आता है? कितना?
90,000 ना, 19, चलो। और जो दूसरी मशीन है जो अभी ली है 4 लाख की, इंटू 10%, इंटू कितना महीना, 6 महीना, 6 महीना, कितना, 20,000। तो ये 20,000 इसका आ गया। तो अगर मैं टोटल डेप्रिसिएशन बताऊं तो 20 और 19 कितना हो गया, 39,000। ये लो, अब साल हो गया खत्म। तो साल खत्म होते ही हम क्या निकालते हैं बेटा, बैलेंसेस। तो ये देखो बैलेंस निकाल देते हैं। बैलेंस तो पहले तो खत्म है, पहले तो है ही नहीं बैलेंस। दूसरे में आप देखोगे तो 190 में से 19,000 माइनस कर ले, 1,71। और 4 लाख में से 20 माइनस कर ले, 380। ठीक है, और 171 प्लस 380 कितना, 5,51,000। और इधर भी आप कर सकते हो, 7,30,000 था, उसमें से 27 माइनस किया, फिर 3,87 माइनस किया, फिर 127 किया, 4 ऐड किया और ये माइनस किया। चेक करो, वो बैलेंस ही यहां तक नीचे था। टोटल मारो, मैंने क्या बोला, ऐसे और ऐसे टैली होना चाहिए लास्ट में। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ये लॉस था। ठीक है, बोलो क्या ये समझ में आया तुमको? किसी को इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। ये सबसे मेन चीज, अगर ये समझ में आ गया तो एंट्री में 2 मिनट में करा दूंगा। कराऊ, चलो देख लो। चलो ये इससे ही करा रहा हूं, मुझे वो बाकी देखने का मतलब भी नहीं है। देखो सबसे पहले मशीन अकाउंट डेबिट होगा, परचेज के तो टू बैंक आता है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिर्फ टोटल कॉलम देखना और कुछ नहीं देखना। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 6 लाख। फिर एक और मशीन परचेज की, तो 1 जुलाई को मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, फिर ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो हमको पता है डेप्रिसिएशन बाय में आता है, तो बाय डेप्रिसिएशन कितना, 70,000। बचा हुआ बैलेंस आता है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 7,30,000। फिर वापस डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो बाय डेप्रिसिएशन 1 जुलाई को कितना, 27,000। फिर बैंक में पैसा है, तो बाय बैंक कितना, 3,86,000। लॉस हमको पता है बाय में आता है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 1,27,000। फिर वापस मशीन परचेज की, तो हमको पता है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक कितना, 4 लाख। और फिर ईयर एंड में डेप्रिसिएशन आता है, तो बाय डेप्रिसिएशन ईयर एंड में कितना, 39,000। और बचा हुआ बाय बैलेंस कैरी डाउन, खत्म। अब बताओ, ये देखो ये रहा, देख लो। वो उसने अलग किया, 582 18 हमने एक साथ में किया, वो चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई तेरे कॉल इतने आते ना, पप्पा है कि पप्पी है पता नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो पहले आप ये कॉपी कर लो, हाँ अच्छे से करना, सारा गेम इसका ही है। चलो तो इस तरह से लेजर भी हो गया बराबर ना। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक आप चाहे तो दोनों को ऐड कर सकते हो। फिर दूसरी मशीन परचेज टू बैंक, फिर बाय डेप्रिसिएशन 70,000, फिर उसी दिन पे बाय बैलेंस निकाल दिया। फिर ये दैट बिकम ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि लेजर है तो। फिर वापस हमने परचेज किया और मशीन, बट हमने बेचा भी तो डेप्रिसिएशन आ गया, जो बेचा वो बाय बैंक में लिख दिया, और जो लॉस था तो वो बाय में आएगा, बाय लॉस आ गया। बचे हुए पे ईयर एंड पे वापस डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और बचा हुआ क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इतना ही पूछा है इसमें, बोलो। अरे समझा? ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 7। कौन सा हो गया अपना इलस्ट्रेशन नंबर? चलो इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं अपन? इलस्ट्रेशन नंबर 8 करें शुरू। ऑन 1 April 2019 Subra Limited purchased the machinery for 12 lakhs. On October 1st, 2021,
as a part of the machinery purchased on 1st April 2019 for 80,000 was sold for 45,000, and the new machinery at a cost of 1,58,000 was purchased as and installed on the same date. The company was adopted the method of providing depreciation 10% per annum on the written down value method. ठीक है, और आपको लेजे बनाने का है। पहले बताओ इसमें कितनी मशीन है? मशीन का पार्ट है, बट जब हम लेजर वो वर्किंग नोट करेंगे तो उसमें तो अपन अलग अलग मशीन लिखेंगे ना। कितनी लिखेंगे? 3 कैसा ही वो देखो, टोटल 12 लाख है स्टार्टिंग में, बट उसका एक पार्ट बेच रहे हैं तो उसको हम अलग मशीन कंसिडर करते हैं। उसका वैल्यू 80,000 था, तो 12 में से 80 का तो पहले ही माइनस कर लो, तो जो बची हुई होगी तो हम ऐसे बोल सकते हैं 12 लाख के 2 पार्ट है, 11,20,000 और 80,000 ऐसे। तो अगर मैं 12 लाख ना बोल के ऐसे बोलता तो समझने में इजी रहता कि सपोज करो मेरे पास ने 1 अप्रैल को 2 मशीन परचेज की, 11,20,000 की और 80,000 की। उसमें से जो 80,000 की मशीन थी वो मैंने 1 अक्टूबर 2021 को 45 में बेच दी, और उसी दिन पे मैंने एक नया मशीन परचेज किया 1,58,000 का। अरे हाँ कि ना? अब देखो एकदम इजी हो गया। तो इतना इसने कितना ऐसे घुमाया, उसने बोला कि पार्ट ऑफ द मशीन, रियल में ऐसा पढ़ना था अपने को। तो अपन जब पढ़ेंगे तो अपन ऐसे पढ़ेंगे। तो जब मैं मशीन अकाउंट बनाऊंगा तो स्टार्टिंग में मैं 3 बनाऊंगा, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। मशीन 1 11,20,000, मशीन 2 80,000 और मशीन 3 1,58,000। या ऐसे बोलते हैं मशीन 1 80,000 जो बेचा है, मशीन 2 11,20,000 और मशीन 3 जो 1,58,000। तो अब ये लास्ट सम जैसे ही हो गया। अरे हाँ कि ना? तो तुम इसका वर्किंग नोट बनाओगे। चलो शुरू हो जाओ। जब लास्ट समय बना था सेम वैसा ही बनाना है, तुमको बनाने का है। गलत बनाओ बढ़िया बात है, नहीं बनाओ और बढ़िया बात है, बनाओ बट चलो चलो बात नहीं। तो आपने किया क्या? आंसर लास्ट आंसर क्या आ रहा है सबका? सबका ये आ रहा है। तो कितने लोग का ये आंसर आया? हाथ रख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 लोग ही। बाकी लोग क्या लेके आ रहे हैं फिर? चलो मैं करा दूं, मैं करा देता हूं, एक बार देख लो फटाफट। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 टोटल, ठीक है। अरे बात नहीं, चलो अभी देखो कहानी की शुरुआत कहां से होती है पहले वो देखते हैं। 1 अप्रैल 2019 हमने परचेज किया। अब वैसे तो इसमें 12 लाख है, बट मैंने आपको बोला 12 लाख में एक पार्ट आ गया बेच रहे, इसी का पार्ट बेच रहे, हम इसके लिए इसको स्टार्ट से ही अलग कंसिडर करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं मशीन 1 80,000, 11,20,000 मशीन 2, तो टोटल हो गया 12 लाख। तो मेरा टोटल तो मैच हो गया और इस तरह से पार्ट में बांट दिया। उसके बाद में क्या हुआ है, 1 अक्टूबर को हमने बेचा है, तो तब तक पहले कहानी की खत्म तो करो, वहां तो निकालो तो सही। अब ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो पहले ईयर एंड होगा 31 मार्च 2020 को। आपको चार्ज करना है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के लिए यू हैव द रेट ऑफ 10% WDV। तो अब इस पे तो पूरे साल का डेप्रीशिएशन आएगा, दैट इज 8,000, और इस पे 1,12,000। टोटल का कितना हो गया? 1,20,000। अब ये हो गया खत्म। दिस इज योर बैलेंस। तो 80 में से 8 माइनस कर लो, 72। 11,20,000 में से 1,12,000 माइनस करो, 10,08,000। और इसमें से माइनस करो 10,80,000। कितने लोगों का यहां तक सही हुआ है? हाँ, जिसका यहां तक सही नहीं हुआ भैया गड़बड़ है भैया, थोड़ा ध्यान दो। अब अगला साल आएगा, वापस डेप्रिसिएशन होगा 31 मार्च 21। पता है क्योंकि जो बेचा है वो अक्टूबर में बेचा, तो अभी टाइम है। वापस डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि WDV है, SLM होता तो 8 ही लेता, बट WDV है तो जो बैलेंस होगा उस पर लेना पड़ेगा। तो 7,200 इस पे आएगा, 1,08,000 इस पे आ गया, और 1,08,000 इधर हो गया।
अब ये बैलेंस निकाला, 72 में से माइनस करो, चलो फटाफट। 64 इसमें से माइनस करो, 907 200, ठीक है। इसमें से माइनस करो, चलो। अब पता नहीं इतने टाइम क्यों लग गया, अपन 10 सेकंड में कर लिया। अब हमने बेचा है 1 अक्टूबर को, बराबर ना। तो भैया 1 अक्टूबर 21 को बेचा है, तो पहले उतने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। कितने महीने का हो गया डेप्रिसिएशन? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का, ठीक है। अब पहली वाली बेची तो उस पर लेंगे, कितना आया? 3240। कैसे आया मैं लिख देता हूँ, 64,800 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ठीक है। चलो ये आ गया, इधर कॉलम में लिख दिया 3240। अब हमने इसको बेचा, बराबर ना, हाँ कि ना। अब मैं इसका बैलेंस भी निकाल देता हूँ, ये जरूरी नहीं है पर मैं निकाल देता हूँ तुम्हारे लिए। 64,800 में से 3240 करो, 61। पर मैं इसको टोटल में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टोटल में बैलेंस अभी नहीं निकालते। तो अब इसको अपन ने बेच दिया, कितने में बेचा? तो बैंक में अपन लिखते बाय बैंक में जो सेल किया वो आ जाए, कितना आया? 45,000, बराबर ना। तो इसमें से 45,000 यहाँ पे बैंक में आया है, तो ये माइनस कर लिया इधर से, तो कितना लॉस हो गया? 16,560। तो ये लॉस हो गया, तो ये लॉस लिख देते, लॉस ऑन सेल। लॉस भी माइनस ही होता है, तो 16,560 माइनस हो गया। अरे क्या बोला, समझ में आया? इधर दिक्कत हुई होगी लोगों को। अब परचेज किया है सेम डेट पे 1 अक्टूबर 21 को, प्लस कर लेते हैं परचेज। कितने का परचेज किया? 1,58,000, तो ये ऐड हो गया 1,58,000। चलो अब ईयर एंड में वापस डेप्रिसिएशन आएगा, 31 मार्च 22 को डेप्रिसिएशन 1 तो खत्म हो गया, 2 बच गया था, पूरे 12 महीने यूज किया, 90,720। और 1,58,000 पे 6 महीने का कितना? 7,900, ठीक है। दोनों को मिलाया कितना? 98,620, बराबर ना, खत्म। अब आ गया बचा हुआ बैलेंस। ये बैलेंस आ गया, ये तो खत्म था। इसमें से माइनस करो 9,07,200 में से 8,16,480। 1,58,000 में से माइनस करो ये 1,00,100। अब ऐसे टोटल मान लो और ऐसे भी मान लो, 966,80। अब बताओ कितने लोग, ये एग्जैक्ट आंसर आया बिना गलती के, बिना गलती के? 1 2 3 4, बस 4 लोग ये जिसका बिना गलती का आंसर आया है। चलो कोई बात नहीं, गलती हुई तो अच्छी बात है, बाद में नहीं होगी। बट अभी ये समझा कि नहीं समझा? अब आप अपनी गलती आइडेंटिफाई कीजिए, मैं कहां पे अटका, मैं कहां पे अटकी, मुझे कहां पे प्रॉब्लम हुई, वो सब आप देख लीजिए। एक बार देख लो आपकी गलती कहां पे हुई है, क्यों आपने मिस्टेक की थी, क्या नहीं समझा, वो आप लाइफ में आगे गलती नहीं करना है। देख लो एक बार। अब देखो, अब अगर ये सही कर लिया तो लेजर 2 मिनट में बनता है, बता दो लेजर। चलो मशीन अकाउंट डेबिट, और मुझे बताने दो, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 12 लाख, बाय डेप्रिसिएशन 1,20,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,80,000, दैट बिकम ओपनिंग बैलेंस, याद रखना वापस बैलेंस में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,80,000, बाय डेप्रिसिएशन 1,08,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9,72,000, दैट बिकम अगेन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय डेप्रिसिएशन 3,240, बाय बैंक 45,000 और बाय लॉस ऑन सेल 16,560, फिर वापस टू बैंक परचेज के लिए 1,58,000, और फिर वापस बाय डेप्रिसिएशन 68,620 एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन 9,66,580। खत्म। मतलब मुझे कुछ देखना ही नहीं, मैं इससे ही पूरा लेजर बना सकता हूं। अरे क्या बोला, कुछ समझा है? तो सारा गेम इसका ही है, वर्किंग नोट का। अभी आप में से किसको डाउट है, कुछ जहां पे अटक रहे थे, ऐसे कोई गड़बड़ है तो आप बोल सकते हो, सर ये वाला चीज में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, बोलो भाई। नहीं है कॉपी तो कॉपी कर लो फिर, जिसका है। सेल का बताओ, सेल में सही बात है, सेल में बहुत लोगों को इश्यू होता है,
देखो सेल जब करते हैं ना, सबसे पहले जिस दिन आप सेल कर रहे हो उस दिन का वैल्यू निकालना है। सब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो जिस दिन मैंने सेल किया सी, उस दिन बैलेंस ये था, पर मैंने सेल बीच में किया तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल दिया, तो ये डेप्रिसिएशन भी आ गया। अब इधर ही मैंने बैलेंस निकाल दिया, हालांकि इस बैलेंस का इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिया है। क्या बोला समझ में आया? क्योंकि बैलेंस तो हम क्लोजिंग डेट पे ही निकालते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे मैंने कॉलम लिखा ये वाला। अब मेरा वैल्यू 61,560 बुक में दिख रहा है, तो इसको गायब करना है क्योंकि बेच दिया। तो इसको मैं दो वे से गायब कर सकता हूँ। पहला तो जितना पैसा मिला वो बैंक में आएगा और बचा हुआ गेन या लॉस। तो जितना पैसा मुझे मिला वो तो लिख दिया बैंक के सामने 45। अब जो बचा हुआ है वो कब मिला? भाई तुम्हारी बुक्स में वैल्यू तो 61,560 की, तुझे पैसा सामने वाला 45 दे रहा है, तो ज्यादा मिला ही कम मिला, तो लॉस हुआ, तो ये लॉस लिख दिया। अब लॉस हो तो माइनस किया है, अब मान लो गेन होता तो प्लस करता है, इसमें खत्म। समझ में आया? और अब बेच दीजिए को, अब इसका वैल्यू 0 ही बचा है। अब जो बैंक था वो इधर लिख दिया बैंक में, और जो लॉस था वो भी इधर लिख दिया, वो बाय में आता है। हाँ लॉस है ना तो माइनस होगा ना, वैल्यू कम मिला ना, बस। फिर वापस परचेज की तो ठीक है, परचेज का तो हो गया, सेम का सेम डेप्रिसिएशन हो गया। क्या बोला, समझा? यस बस। तो ये आपको मेन सेल के टाइम पे सीखना है, वहां पे गड़बड़ होती है, बाकी तो क्या डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वही तो करना है। कॉपी कर लो भैया, जिसका नहीं हुआ है, गलत हुआ है। तो ये हो गया इलस्ट्रेशन 8। बट इलस्ट्रेशन 8 में दो मेथड है। एक तुमने अभी सीख लिया है, ये नॉर्मल मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। पहली बात ये सुनो कि इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होता है, जो अभी तक सीखा ना उसका बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन होगा वो दिखा देता हूं। तो देखो बैलेंस शीट में कुछ इस तरह से आती है। सबसे पहले यहाँ पे असेट साइड में अपन लिखते हैं फिक्स असेट। क्या लिखते हैं? जो भी मशीन होगी या जो भी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब मान लेते हैं मैंने एक मशीन 100 रुपए में ली और ये मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 100 में से डेप्रिसिएशन 10 हो गया, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा बेटा? अब ये फर्स्ट से खत्म हो गया, अगला साल नेक्स्ट ईयर में ये बैलेंस शीट। हाँ बैलेंस शीट में कैसे आएगी वो मैं बता रहा हूँ कि फिक्स असेट 100 की है, उसमें से डेप्रिसिएशन क्या होता है? माइनस होता है ना असेट में से। अब एंटी पास की डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट, तो असेट कम कर ली तो 10 की कम हो गया, तो कितना आ गया? 90 आ गया। नेक्स्ट में क्या होगा पता है? अब तुम्हारी फिक्स असेट 100 पे थी कि 90 पे थी? 90 पे, तो ये 90 लिख दिया। अब वापस इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, मान लो 9 रुपए, तो बताओ कितना आ गया? अब थर्ड ईयर में क्या होगा? हाँ फिक्स असेट 81, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ गया 8.1, तो 72.90 ये। तो अब तक जो पड़ा है उसमें इस तरह से बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन होता है। तो जो भी असेट की वैल्यू है उसमें से आप जो डेप्रिसिएशन वो माइनस करते हो, तो बचा वो क्या होता है? डब्ल्यूडीवी होता है। अरे हाँ कि ना, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो अब सुनना ध्यान से। फर्स्ट ईयर में पता है मेरी असेट कितने पे आएगी? इस पे आएगी 10,80,000 पे बैलेंस पे। सेकंड ईयर पे 9,72,000 पे आएगी, और थर्ड ईयर में ये लास्ट बैलेंस पे बैलेंस शीट में दिखेगा 9,66,580 पे। क्या बोला, समझ में आया? तो बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें आप सबसे पहले दिखाओगे असेट कॉस्ट 12 लाख लेस डेप्रिसिएशन 1,20,000, तो आउटर कॉलम में जो आएगा वो कितना आएगा? 10,80,000, ये फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस आएगा 10,80,000 माइनस डेप्रिसिएशन 1,08,000, कितना आ गया? 9,72,000। अच्छा ये जरूरी नहीं कि हमेशा डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाना, आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो असेट कितने की, तो आप डायरेक्ट दिखा दो असेट कितने की आएगी फर्स्ट ईयर में? 10,80,000। सेकंड ईयर में कितनी आएगी? 9,72,000 असेट का वैल्यू। थर्ड ईयर में कितना आएगा? 9,66,580, खत्म। तो ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस इज द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। ऑल द balances transfer to the balance sheet at the end of the year. That's why balance sheet is called balance sheet of the balances. भाई बैलेंस शीट क्या होती है? शीट है, एक कागज है जिसमें बैलेंसेस लिखे हुए हैं, वही तो है। तो आप देख लीजिए जिसका भी बैलेंस बचता है वो सब बैलेंस शीट में आता है, ठीक है। और जो इनकम एक्सपेंस होते हैं वो पीएल में ट्रांसफर होते हैं, तो क्योंकि वो पीएल में ट्रांसफर हो चुके हैं तो उसका बैलेंस बचा ही नहीं, तो बैलेंस शीट में आएगा नहीं। बट जिसका बैलेंस निकला नहीं है, मतलब जिसको ट्रांसफर नहीं किया, जिसका बैलेंस बचा है, वो कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट इज नथिंग बट द शीट ऑफ द बैलेंसेस, कागज का टुकड़ा है जिसमें बैलेंसेस है। अब जिसके डेबिट बैलेंस होता है दैट इज द साइड ऑफ असेट, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है दैट इज द साइड ऑफ लायबिलिटी। और क्या है? और कुछ नहीं, यही तो है। अरे समझे नहीं समझे?
अब इसमें ये बैलेंसेस आता है अपने बैलेंस शीट में, मतलब अगर मान लो मेरी बैलेंस शीट बन रही है, सपोज करो ये फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट देख लो इधर, तो ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट है, क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट है, क्लोजिंग उल्टे होते हैं ना, लाइक क्रेडिट में दिखा बोला कि क्रेडिट बैलेंस से मारेगा पकड़ के, हाँ क्लोजिंग हमेशा उल्टे होते हैं, ओपनिंग सीधे होते हैं, क्लोजिंग उल्टे होते हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस है तो उल्टा लिखा है क्रेडिट में बट है डेबिट बैलेंस, तो ये असेट साइड में आएगा, ठीक है, असेट साइड में आ गया भैया, ये देखो असेट साइड इसमें लिख दिया। अब इसमें जब लिखूंगा मशीन तो उसमें लिखूंगा 10,80,000 खत्म। दूसरा साल ये वाला, इसमें भी बैलेंस शीट बनेगी, इसमें भी मशीन लिखूंगा बट इसमें लिखूंगा 9,72,000, इधर भी बैलेंस शीट बनेगी, इसमें भी लिखूंगा मशीन बट उसमें लिखूंगा 9,66,580। तो क्या बोला, समझ में आया तुमको? चलो ये है नॉर्मल मेथड, या इसको WDV मेथड भी बोलते हैं अपन, ठीक है। अब इसी का एक भाई है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। अब वो क्या है, क्यों आता है, वो अपने को बात करनी है। किसी को आइडिया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्यों आता है? कई को आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? नहीं पता? चलो मैं बताता हूं। जब मैं मान लो थर्ड ईयर में हूं और मैं अपनी बैलेंस शीट में ये बैलेंस दिखा रहा हूं फिक्स एसेट का 9,66,580, तो जब कोई सामने वाला इसको पढ़ेगा तो क्या उसको ये पता चलेगा कि ये ओरिजिनल कितने में ली हुई है, कि उसको सिर्फ बैलेंस पता चलेगा, पर उसको तो ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए कितने में ली थी रियल में। तब उसको उसके लिए उसको बेचारे को या तो रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उल्टा उल्टा चलना पड़ेगा, या बिल ढूंढना पड़ेगा कि ओरिजिनल कितने में ली था। समझो, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये वाली बराबर ना, कि 100 में लिए तो डेप्रिसिएशन माइनस आउटर कॉलम में 90 आया, ये लिया 80 बनाया, ये लिया ये आया। अब मान लो अपनी बुक्स में सिर्फ ये इतने ऐसे दिख रहा है, ये देखो थर्ड ईयर में इतना दिख रहा है, अरे हाँ कि ना। अब मान लो कोई बाहर का पर्सन आया, ठीक है, जैसे अभी मैं पूजा को बुलाता हूँ, वो इधर आ गई और वो बोलती है, मैं बोलता हूँ ये कितने में लिया, तो क्या बोलेगी, पता नहीं सर ये तो ऐसे दिख रहा है। तो क्या उसको ओरिजिनल कॉस्ट पता चलेगी, नहीं चली, नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, मान लो उसको ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, या तो बिल निकालना पड़ेगा या इसका रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? तो दिक्कत वाला मामला हो गया, तो एक प्रॉब्लम हो गई। इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या सॉल्यूशन है उसमें, क्या करना पता है, देखना मैं इसी चीज को, फाइनल आंसर ही सेम यही आएगा बट प्रेजेंटेशन अलग वैसे होगा। कैसे होगा वो समझ लीजिए। फर्स्ट ईयर बैलेंस शीट, फिक्स असेट 100 की, और जो डेप्रिसिएशन है उसको मैं डालता हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। किसमें डालता हूं, एडी, हाँ एडी मतलब शॉर्ट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10, 90। कोई दिक्कत? सेकंड ईयर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, फिक्स असेट 100 पे ही, और जो डेप्रिसिएशन है उसको मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डाल दिया तो 10, और 90 के ऊपर सेकंड ईयर का 9 डेप्रिसिएशन, कितना हो गया 19, ये 19, 81। थर्ड ईयर फिक्स असेट, ये कॉस्ट पे या ओरिजिनल कॉस्ट पे 100 पे, और इसके ऊपर अब तक का डेप्रिसिएशन दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो 19 प्लस 7.8.1 करो कितना, हाँ 8.1 प्लस 27.1। अब 100 में से 27.1 माइनस करो, बराबर है। अब सुनना, इसमें लास्ट आंसर कितना आया थर्ड ईयर के में, 72.9। इससे पहले जो मेथड की थी उसमें भी कितना आया था, और इसमें कितने में लिया वो पता चलता, बट इसमें देखो हमने 100 में लिया था, अब तक हमने उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो कितना किया 27.1, तो आज उसका वैल्यू कितना हो गया। अब वो पूजा मैडम को बुलाता हूँ और बोलता हूँ देखो मैडम कितने में लिया था, तो फट से बोलेगी 100 में लिया, और अब तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया 27.1, तो ये बैलेंस बच गया। तो जहां पे मान लो कोई ऐसी इंडस्ट्री है, सपोज ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें उसको चाहिए कि मैं कितने में लिया वो पता करना है, तो आप ये वाला मेथड फॉलो न करके ये वाला भी कर सकते हो। इसी का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या नाम है इसका, वेट, मेरे पास 100 रुपए थे, उसमें से 5 रुपए मैंने इसको दिए, मेरे पास बच गए 95 फर्स्ट डे पे।
सेकंड डे पे मेरे पास में 95 रुपीज थे, उसमें से 4 रुपए इसको दिए, मेरे पास में कितना बच गया 91। थर्ड डे पे मेरे पास में स्टार्टिंग में 91 रुपीज थे, उसमें से 10 रुपए इसको दे दिए, कितना बच गया 81। आज मेरे पास में कितना पैसा है 81 रुपीज मेरी जेब में है। अब मेरे घर वाले पूछते हैं हिसाब ला, बराबर है, तेरे पास में कितने जेब में स्टार्टिंग में पैसे थे? तो अब बिना उनको बोले क्या मैं बता सकता हूं मेरे पास में 100 रुपए थे? नहीं, तो मुझे बोलना पड़ेगा, मतलब तकलीफ देखनी पड़ेगी। इसका भी एक इलाज है कि जब मैं हिसाब कर रहा हूं तो इस चीज को मैं ऐसे भी तो दिखा सकता हूं कि मेरे पास स्टार्टिंग में 100 रुपए थे, उसमें से मैंने 5 दे दिए, मेरे पास 95 बच गए। मेरे पास स्टार्टिंग में 100 रुपए थे, उसमें से मैंने अब तक 5 और 6 9 दे दिए, मेरे पास में 91 बच गए। मेरे पास में स्टार्टिंग में 100 रुपए थे, उसमें से मैंने 5 प्लस 4 और अभी 10 कितना हो गया 19 रुपए दे दिए, मेरे पास में 81 बच गए। तो अगर मैं ऐसे वजन करता हूं तो घर वालों को दिक्कत होगी, क्या बोले हाँ तेरे पास 100 रुपए स्टार्टिंग में थे, 19 दे दिए, तेरे पास ये बच गए। अब ये जो मेथड है फर्स्ट वाली, इसे बोलते हैं WDV मेथड या नॉर्मल मेथड। और ये वाली जो मेथड है इसका नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। इसमें क्या होता है, असेट जो होती है ना वो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखती है। किस पे दिखती है? और जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर होता है और बचा हुआ तुम्हारा वैल्यू होता है। अब ये तो था क्यों आया, उसका आंसर था। अब आपको समझना है कि इसकी एंट्री कैसे होगी, किस तरह से प्रेजेंट होगा, वो सब सीखना है। पर पहले लॉजिक समझ में आया क्यों आया? दोनों में फाइनल आंसर रिमेन सेम बेटा, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला, दोनों में फाइनल आंसर रिमेन सेम। कुछ भी कर लो, फाइनल आंसर अभी अभी जो सम किया ना अभी अपन ने, उसी को वापस उससे भी करेंगे, ठीक है? तो फाइनल आंसर रिमेन सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट प्रेजेंटेशन का भी अलग होता है, बस मतलब एंट्री करने का सिस्टम अलग है। अमाउंट दोनों में सेम आएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट वगैरह सब सेम रहेगा, वो बार बार आपने को चेंज नहीं करना, वो सेम ही रहेगा। मतलब पूरा वर्किंग नोट सेम बनेगा, वर्किंग नोट में कोई चेंज नहीं होगा, बस एंट्री करने का तरीका इस बार थोड़ा अलग होगा, ठीक है? तो पहले मैं एंट्री लिखा रहा हूं। बोलो यहां तक किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। चलो आगे बढ़े, थक गए हो? एक मिनट, चलिए तो अब अपन क्या करते हैं, इसके एंट्री कर लेते हैं। एंट्री के लिए सबसे पहले जो पहले एंट्री की हुई है ना वो तुम पेज निकालो अपनी नोटबुक में। चलो फटाफट, ताकि कंपैरिजन हो पाएगा क्या हो रहा है। जो आपने एंट्रीज की होगी ना उसका वो पेज निकालिए, स्टार्टिंग में जो एंट्री पास की थी। चलिए, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, एंट्री आपको बात करनी है, आप कंपैरिजन करते रहेंगे पहले से, ठीक है? पहली एंट्री सेम है, असेट परचेज करने में कोई आपको चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट, ये एंट्री में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सेम एंट्री होती है। फिक्स असेट अकाउंट डेबिट, टू कैश और बैंक। अरे भैया कोई दिक्कत है इसके अंदर? बस एंट्री है, कॉस्ट ऑफ असेट से एंट्री होगी, इंस्टॉलेशन खर्चा के तो ऐड कर लो या सेम एंट्री पास कर लो, दिक्कत नहीं ना? अब दूसरी एंट्री कौन सी थी देखो, उसमें डेप्रिसिएशन की, एट द एंड ऑफ द ईयर। आपने तब एंट्री पास की थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट, आपने असेट का वैल्यू कम कर लिया उधर ही। इसमें क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाना है तो हमको असेट का वैल्यू कम करना, एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। तो मुझे पता है डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, पर अब मैं असेट अकाउंट क्रेडिट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाना है। तो उसके बदले उसका भाई लेके आएंगे, उसका भाई का नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या बचा रहे हो? चलो, तो एंट्री हुई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट जो पहले थी, उसके बदले अभी एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, तो मैंने असेट की वैल्यू कम नहीं की है, तो देखो असेट जितने पे था उतने पे दिखेगा। थर्ड एंट्री तुम्हारी सेम है, ट्रांसफर टू P&L। क्या होती है ट्रांसफर टू P&L की एंट्री?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो वो एंट्री तो सेम हुई। हमने एक ही एंट्री में गड़बड़ की है, जो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट था, फिक्स असेट ना करके उसके बदले क्या लिखा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बराबर है। तो पहले वाले मेथड में क्या हुआ, असेट की वैल्यू कम हो गई थी, बट इस मेथड में असेट की वैल्यू कम नहीं की तो उतने पे रही है, बट उसके बाद एक नया अकाउंट आ गया, क्या नाम है उसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट ईयर यही दो एंट्री वापस होगी और उसके अगले साल भी वापस होगी, अनलेस सेल नहीं करे तब तक ये चलता रहेगा। तो मैंने असेट को तो छेड़ा ही नहीं है, तो जितने पे लिए था उतने पे दिखेगा, बट उसके बाद नया अकाउंट हो जाएगा, क्या नाम है उसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब देखिए मैंने डेप्रिसिएशन को तो पीएल में ट्रांसफर किया है, बट मैंने असेट को कहीं पे ट्रांसफर नहीं किया, तो असेट बैलेंस शीट में आता है, और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी मैंने कहीं पे ट्रांसफर नहीं किया, तो ये भी कहां पे आएगा, बैलेंस शीट के अंदर। पर ये क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड में आता है, कहां पे आता है, बराबर है, ध्यान से सुनना। तो जब मेरी बैलेंस शीट बनेगी, सपोज करो ये मेरी बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे फिक्स असेट 100 का लिया तो ये 100 का आ गया। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी है, तो वो यहाँ पे आएगा 10 का। क्या बोले, समझ में आया। अगले साल में वापस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मान लो 10 के ऊपर 9 और हो गया, तो ये दैट बिकम 19, फिर और आगे हो गया तो ये 27.90 जो भी था वो हो जाएगा, बढ़ता जाएगा ऐसा। बराबर है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, परचेज जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, एक परचेज होता है टू में लिखते हैं, एक परचेज रिटर्न भी होता है, तो हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं, पर अगर हम चाहे तो उसको डेबिट में भी लिखा सकते हैं, पर जैसे हम साइड चेंज करते हैं उसका सिंबल भी चेंज होता है, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव। जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, हम डेटस होता है और उधर भी दिखा सकते हैं, बट अगर हम उधर नहीं दिखा रहे इधर लेके आए तो सिंबल जो है चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो इधर ना दिखा के, क्योंकि इससे लिंक है तो इधर भी दिखा सकता हूँ, बट क्योंकि ये साइड चेंज कर रहा है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो साइड चेंज तो माइनस हो जाएगा, तो हम इसको इसमें से माइनस भी कर सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम से। तो आप चाहे तो उधर भी दिखा सकते हो, आप माइनस भी कर सकते हो। जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें अपन माइनस करते हैं, क्या करते हैं उसमें, क्या बोले, समझ में आया। बट आप वैसे भी दिखा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अरे हाँ कि ना, समझाने के लिए अभी मैं बस ऐसे रख रहा हूँ, अलग रख रहा हूँ, इसको भी अलग रख रहा है, इसको भी अलग रख रहा है। बोलो किसी को डाउट है इसके अंदर। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल वाला केस, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। अभी एसेट को बेचना बाकी है, सेल अभी कराऊंगा, बट उससे पहले बताओ ये समझ में आया। तो एक काम करो, पहले ये एंट्री पास करो, एंट्री नंबर 1 2 3, नेक्स्ट टाइम में वापस 2 एंट्री पास करना, एरो ऐसा एरो कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। अभी सुनना, अभी गेम अब होगा, जब सेल करेंगे तब समझना क्या करना है। अच्छा, अब तक मेरी बैलेंस शीट में क्या आया वो दिखा देता हूँ। ये देखो मेरी बैलेंस शीट, ये फिक्स एसेट मान लो 100 का, और इसका ये प्रोविजन
और डेप्रिसिएशन, ठीक है, मान लेते हैं 27.90 का ये वाला, ठीक है, 3 का डेप्रिसिएशन हो गया। अब मैं इसको सेल करूंगा एट द टाइम ऑफ सेल। मुझे तो सेल के टाइम में सबसे पहली चीज क्या करते हो? नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो भूलना नहीं है। सेल के टाइम में जितना महीना यूज किया है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वही एंट्री जो अभी पड़ी है। तो मान लो जैसे मैंने करंट ईयर में थोड़ा यूज किया जिसकी वजह से 2 का डेप्रिसिएशन और हो गया, तो अब 27 से बढ़कर 29.70 हो गया मान लेते हैं, बराबर है। वो 2 का ऐड करने के बाद की बात कर रहा हूं। अब हम इसको बेचेंगे, तो बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, असेट गई टू फिक्स असेट। अब सुनना, फिक्स असेट कितने से जाएगी मुझे बताओ? 100 से, क्योंकि आपके बुक में 100 दिख रहा था, तो 100 पे गई फिक्स असेट। अरे हाँ कि ना? पर क्या आपको फिक्स असेट ही गायब करना चाहिए कि कुछ और भी गायब करना चाहिए? क्या प्रोविजन भी? असेट नहीं तो प्रोविजन कैसे दिखाओगे? तो इसके साथ में ये भी गायब करना है। अब ये क्रेडिट किया गायब करने के लिए, तो इसको क्या करना चाहिए? डेबिट, तो इसको डेबिट कर लेंगे। तो इसका जो भी प्रोविजन होगा वो डेबिट कर लेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब बचा हुआ गेन या लॉस, तो गेन हुआ तो नीचे आता है टू गेन ऑन सेल, और लॉस हुआ तो ऊपर आएगा लॉस ऑन सेल, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर होगा, क्या होगा ये बेटा? या तो गेन आएगा या लॉस आएगा, जैसे अपन ने पहले भी देखा था। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही काम एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि हमने फिक्स असेट को ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाया है, तो उसको आज की वैल्यू पे लेकर आने का है, तो उसके ऊपर जितना डेप्रिसिएशन था उतना अपने को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी हटाना पड़ेगा। तो वो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था वो डेबिट हो जाएगा, जिससे इसका डब्ल्यू यानी बैलेंस वैल्यू आ जाएगा। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, और गेन या लॉस जो भी था वो कर लो। तो समझा? बस ये चीजें तुमको एक्स्ट्रा करनी है, मतलब जो पहले सीखा था वही है। इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन और डेबिट टू प्रोविजन करना है, और जब बेचेंगे तब आपको प्रोविजन हटा देने का है, ठीक है। कॉपी कर लो।
अरे चलो हो गया, बोलो समझ में आया ये वाला? तो इतना चीज तुमको इसमें एक्स्ट्रा करना है। इसका लेजर पोस्टिंग भी कर सकते हो ना। लेजर पोस्टिंग का क्या फिक्स असेट आएगा, उसको आपने छेड़ा ही नहीं है, तो उसमें टू बैंक बाय बैलेंस, टू बैलेंस बाय बैलेंस, टू बैलेंस बाय बैलेंस, खरीदा तो टू बैंक, अदरवाइज बाय बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग हो जाता रहेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन आप इसमें नहीं लिख रहे हो। अब एक नया अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसमें आपको लिखना पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन, उसके बाद में वो बन गया बैलेंस, फिर वो बनेगा वापस ओपनिंग बैलेंस, फिर वापस उसमें डेप्रिसिएशन आएगा, फिर बनेगा क्लोजिंग बैलेंस, फिर ओपनिंग, फिर वापस डेप्रिसिएशन, फिर क्लोजिंग, ऐसे चलता रहेगा। फिर जब बेचेंगे तो वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हटा देंगे, एसेट हटा देंगे, खत्म, और बचा हुआ गेन या लॉस हो जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? तो अभी आप लोगों के ब्रेक और फिर अपन शुरू करते हैं आगे।